स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता कब प्रवृत्त हुई? यानी कि भारतीय दंड संहिता हमारी जो आईपीसी है ये प्रोसेस में कब आई थी? तो आईपीसी प्रोसेस में आई थी 1 जनवरी 1862 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ला अभी करने जा रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। डेट वाइज कौन सा कानून कब आया, कौन सा अधिनियम कब बना, ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करना है। ठीक है, आईपीसी आपको 2 पार्ट्स में मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आपको मैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पार्ट 1 करा रही हूँ, कल या परसों में आपको पार्ट 2 भी मैं करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीसी का जो पहला क्वेश्चन था उसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईपीसी कब प्रवृत्त हुई थी, कब प्रोसेस में आई थी, कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित करिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन 4 विकल्पों में से बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। क्राइम जो है ये क्या है? अवैधानिक, इलीगल वर्क है। यानी कि अपराध, क्राइम क्या है? जब भी कोई व्यक्ति विशेष क्या करता है, कानून से हट करके कानून विरोधी कार्य करता है, तो ऐसा कृत्य क्या कहलाता है? ऐसा कृत्य अपराध कहलाता है। जब भी कोई व्यक्ति विशेष क्या करे, कानून से हट करके कोई कार्य करेगा तो वो क्या होगा? आपराधिक कृत्य कहलाता है। अगर आप कानून के साथ में रह करके कार्य करते हैं तो उसे वैधानिक कार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, गलत उत्तर बताइए। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे गलत उत्तर बताना है। पहली चीज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 जो है सही उत्तर हमारे होंगे और 1 ऑप्शन जो होगा हमारा गलत होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा। ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य जो होगा अपराध का आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं होता है, क्योंकि हमको क्या बताना है? गलत आंसर बताना। ठीक है, अब जानते हैं अपराध के लिए आवश्यक तत्व। बाकी जो ऑप्शन बचे हैं ये अपराध के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अपराध के लिए आवश्यक होता है कि इच्छा का होना, यानी कि कोई भी कार्य अगर दोषपूर्ण आशय के साथ में अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के साथ किया जा रहा है तो वो क्या है? अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध अगर किया जा रहा है तो वहां पे किसी ना किसी प्रकार का लोप होगा, किसी ना किसी प्रकार का हानि होगा। मतलब अपराध हो रहा है तो मानव की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, किसी न किसी प्रकार का वहां पे हानि होना ही होना है। तो हानि हो रहा है, लोप हो रहा है, इच्छा के साथ में, दोषपूर्ण आशय के साथ में कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो क्या होगा? आपका अपराध होगा। तो ये आपके अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए, अपराध के लिए जो हमारी क्रिमिनल वर्क होते हैं, यानी कि हमारे आपराधिक कृत्य होते हैं, आपराधिक आशय होता है। ठीक है, ये तो आवश्यक होता ही होता है। दुराशय मतलब हमारी जो गलत सोच है, हमारी रॉन्ग थिंकिंग है। मतलब दुराशय को हम बोल सकते हैं गलत आशय। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत सोच रखते हैं कि मतलब किसी भी प्रकार से किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो यही दुराशय होता है। ठीक है, तो ये भी आपका अपराध के लिए आवश्यक है। इसके बाद अपराध के लिए आवश्यक है कि अपराध जो है ये मानव जनित होता है, तो मानव भी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी भी इसके लिए क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो हेतु आवश्यक नहीं होता है, अपराध के लिए हेतु आवश्यक नहीं होता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? कठोर दायित्व का जो अपराध है वो है आपका द्विविवाह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। द्विविवाह जो है ये क्या है? आपका कठोर दायित्व वाला अपराध है। आगे क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, ये आपके जो है कुछ स्टेटमेंट टाइप के, केस स्टडी टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको समझेंगे। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया होगा। यदि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में, जो वो इंग्लैंड में कर रहा है, अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में ऐसा कृत्य करता है तो वो क्या होगा, भारत के किसी स्थान में ऐसा वो कृत्य करता है तो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का जो न्यायालय होगा वहाँ पे अभियुक्त पाए जाने पर उसे क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के लागू होने के लिए आपराधिक कार्य किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व, ठीक है, मतलब संयुक्त दायित्व के लिए क्या है कि अगर एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कृत्य किया जा रहा है, ठीक है, आपराधिक कृत्य किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, संयुक्त दायित्व होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ग्रुप में कार्य किया जा रहा है तो आपका भले ही क्राइम के टाइम पे मन है नहीं है, लेकिन उसके आप भागीदार रहे हैं तो आपको भी दंड मिलना सुनिश्चित है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, सामान्य आशय से अभिप्राय है। सामान्य आशय से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य आशय से अभिप्राय है एक आशय के प्रति दो या दो से अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे से उनमें सहभागिता होना। यानी कि अगर कोई भी अपराध किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें एक समूह में सहभागिता सभी की बराबर की है, तो ये जो आशय है ये सामान्य आशय कहलाएगा। आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ख कुल्हाड़ी से काम करता था, उसका सिरा निकलकर पास खड़े एक व्यक्ति को लगता है वह मर गया। ख ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, ख ने कोई अपराध नहीं किया, तो ख कब अपराध नहीं करेगा? जब आप विधि के साथ में चल रहे हैं, जानबूझ के उसने कुल्हाड़ी के सिरे को निकाला नहीं, अनजाने में वो अपना कार्य कर रहा था और अनजाने में जो है कुल्हाड़ी का सिरा निकल करके बगल वाले या सामने वाले व्यक्ति को लग गया, तो इसमें ख जो है किसी भी प्रकार का अपराधी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथित सावधानी का अभाव नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कथित सावधानी नहीं रखी गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुल्हाड़ी से जो उसका सिरा निकला वो जानबूझ करके नहीं निकाला गया था, इस वजह से ये विधि विरुद्ध कार्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपराध घटित नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाता है तो ऐसे शिशु को समझा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाए, मान लीजिए कि कोई अपराध है, ठीक है, और ये अपराध जो है 7 वर्ष के से कम बच्चे के द्वारा हो जा रहा है, तो वो क्या है, अपराध की किस श्रेणी में आएगा? तो ये अपराध के अक्षम श्रेणी में आएगा। यानी कि अपराध एक तरीके से ऐसा अपराध जिसके लिए क्षमा का विधान रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब अपराध, उसकी मानसिक सोच क्या है, बच्चे की 2 साल के बच्चे की या 7 साल के बच्चे की मानसिक सोच क्या होगी? उसने जानबूझ के तो किया नहीं होगा, उसकी मानसिक स्थिति एक पागल या फिर मतलब हम कह सकते हैं एक पागल के समान होगी, या फिर ये सोच सकते हैं जो जिसके पास दिमाग नहीं है, बच्चे का दिमाग कितना चलता है। तो कहने का मतलब 7 वर्ष का जो शिशु होगा या 7 वर्ष से कम आयु का जो शिशु होगा उसके द्वारा जो अपराध होता है उसे क्या माना जाता है? अक्षम माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 7 वर्ष से अगर बच्चा कम का है तो वो क्या है, उसका जो अपराध है वो अक्षम माना जाता है। ठीक है, और अगर उससे
अधिक आयु का बच्चा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि 18 साल के बाद का जो भी युवा होगा उसको क्या माना जाएगा कि अपराध किया है तो उसको दंड मिलना ही मिलना है, ठीक है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है और पूरी तरीके से वो प्रौढ़ है, ठीक है। लेकिन अगर 7 वर्ष का जो बालक है वो अक्षम है और 7 से 14 के बीच में जो बच्चे हैं उनको माना जाता है कि उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। उनको मतलब कि उनके लिए अलग से जेल बनाई जाती है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी क्रियाकलाप करते हैं और उनको कम सजा मिलता है उनके अपराध के लिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्याय संगत मानी जा सकती है जबकि यह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई हो। ये दे रहा है कि मद अवस्था में दी गई हो, मद मतलब नशे की अवस्था में, तो बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए, जो स्वीकृति होनी चाहिए पूरे होशो हवास में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 16 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा हो, तो 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे से कोई तात्पर्य नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। उपहति के डर से, किसी भय या डर से नहीं, बिल्कुल, तो यहाँ पे उपरोक्त में कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त में कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वह मरने वाला है। ख ने सद्भावना से क के रक्षक की सहमति से उसे मार डाला। बताइए ख मतलब कि किस प्रकार का अपराधी है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बालक है जिसे कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो मतलब बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है, उसको बहुत पेन हो रहा है और उसके जो माता पिता हैं, उसके जो संरक्षक हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चे का ये दर्द देखा नहीं जा रहा है और वो जो है उनकी सहमति से एक व्यक्ति है, हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, ठीक है, या कंपाउंडर हो या नर्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो वो जो है उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, नर्स या डॉक्टर या फिर जो भी है उसको क्या कहते हैं, अनुमति दे देते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे का ये दर्द नहीं देख पा रहा हूँ, तिल तिल के मर रहा है मेरा बच्चा हर समय, ऐसा करिए कि भाई इसे मौत का इंजेक्शन दे दीजिए ताकि ये क्या हो, आराम से मर जाए, इसकी ये दशा हमसे नहीं देखी जा रही, ठीक है। तो अब जो है सद्भावना से क्या है, क्या किया, के पेरेंट्स से भी अनुमति ले करके यहाँ पे क्या किया उसने, को दर्द का, मान लो कि एक एग्जांपल देखिए मैं समझा रही हूँ कि दर्द का इंजेक्शन वहाँ पे क्या कर दिया, जहर का इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से की मृत्यु हो गई, ठीक है। क्योंकि को जो बीमारी थी वो तो ठीक होने वाली नहीं थी, वो मरने वाला है, लेकिन अभी कितने दिन और जिएगा और उस कष्ट को झेलेगा ये पता नहीं था, इस वजह से उसको उसके साथ में इस प्रकार की सिचुएशन कर दी गई। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ख दोषी है, ठीक है, क्योंकि वो की इच्छा के विरुद्ध गया है, ठीक है। किसी को भी मारना ये न्याय संगत नहीं होता है, ये कानून विरोधी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा यदि क्या हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया हो। देखिए, अगर मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वो कमरे के अंदर झगड़ा करे, घर के अंदर अपने झगड़ा करे, कोई कुछ नहीं बोल सकता उनको, ठीक है। लेकिन अगर वही झगड़ा जो अपने कमरे के अंदर करते हैं, अपने घर के अंदर करते हैं, वो आकर के रोड पे खड़ा होकर के, पब्लिक प्लेस पे आकर के झगड़ा करें, किसी स्कूल में खड़ा होकर के करें, किसी कॉलेज में करें, किसी लाइब्रेरी में जा कर के करें, तो क्या होगा, ये क्या है, ये विधि विरुद्ध कार्य होगा, इसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में रह करके अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, एक लुहार है, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित किया जाता है। एक मतलब कि उसका काम जो है लोहार का है, ठीक है, और डाकुओं का कुश्तीला है जो उस लोहार को पूरी तरीके से घेर रखा है और उसको मृत्यु की धमकी द्वारा औजार लेकर के गृह को तोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। डाकू जिनकी संख्या 10 है गृह प्रवेश करते हैं, का धन लूटते हैं, आभूषण लूटते हैं और का पुत्र का वध कर देते हैं। किस प्रकार से अपराधी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक लुहार है, ठीक है, लुहार
लोहार, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। यानी कि लोहे का जो यंत्र बनाते हैं, औजार गढ़ते हैं, उन्हें लोहार बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डाकुओं के 10 डाकुओं के टीले ने, मतलब डाकुओं का टीला है जिसमें 10 लोग क्या हैं, ठीक है, 10 डाकू हैं, और क्या करते हैं, इस लोहार को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ब का जो घर है उसके घर के ताले को तोड़ दो या उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दो और हमें उसके घर से सामान लूटना है। लोहार जो है वो उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जो डाकू हैं वो उसको डराते धमकाते हैं कि तुम करो, नहीं करते हो तो तुम्हारी जान चली जाएगी, ठीक है। तो अब जो है, जो लोहार है वो डर की वजह से क्या कर रहा है, ब के घर का दरवाज़ा तोड़ दे रहा है। जब वो दरवाज़ा तोड़ दे रहा है तो जो लुटेरे हैं वो क्या कर रहे हैं, धन आभूषण तो लूट रहे हैं, लेकिन ब का जो पुत्र था उसका भी वध कर देते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है अ किस प्रकार का अपराधी है, तो अ यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अपराधी नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी प्रतिरक्षा में वो कार्य किया है, इसलिए उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क नामक नौकर के मालिक ने, क नामक नौकर, क नाम का एक नौकर है, ठीक है, उसके मालिक ने जब मृतक की हत्या की तो, ठीक है, मालिक क्या कर रहा है, किसी की हत्या कर रहा है, तो क जो है यानी कि जो नौकर है ने तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण, यानी कि मालिक जो है अपने नौकर को भी धमकी दिया कि तुम्हें भी मार डालूंगा के कारण टांग पकड़ रखी थी, ठीक है, उसके पैरों में, अपने मालिक के पैरों में गिर गया तथा उसके पश्चात उसने लाश को हटाया। यानी कि अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नौकर है और मालिक है, मालिक किसी को मार रहा है और नौकर उसे देख जाता है, वो क्या करता है, यहाँ पे विधि के हिसाब से कार्य करने की कोशिश करता है कि सच्चाई जाकर के वो पुलिस को बता दे और अपराधी जो है पकड़ा जाए। लेकिन जो उसका मालिक है वो क्या करता है, उसे भी उसके जान से मारने की धमकी देता है और उसे क्या कहता है कि तुम चलो इस लाश को छिपाने का कार्य करो, नहीं तो तुम्हें भी मैं मार दूंगा, ठीक है। अब नौकर क्या कर रहा है कि मालिक के साथ लाश को छिपाने का कार्य कर रहा है, उसकी यानी कि उसके काम में उसका हाथ बटा रहा है। तो यहाँ पे उसने किस प्रकार का अपराध किया, ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार का अपराध किया उसने, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी प्रकार का किसी प्रकार का अपराध का दोषी नहीं होगा। क जो होगा वो किसी प्रकार का अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जान की प्रतिरक्षा में ये कार्य कर रहा है। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला हमारा है, क्वेश्चन है दुष्प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि 3 कथन हमारे सही होंगे दुष्प्रेषण के संबंध में और 1 कथन जो होगा हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे जो सही हमारा जो गलत आंसर होगा वो होगा दुष्प्रेषण का दुष्प्रेषण अपराध नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेषण अपराध की कोटि में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, दुष्प्रेषण से संबंधित है। दूसरा जो है, दुष्प्रेषण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेषित कार्य किया जाए, ठीक है। और तीसरा जो है, यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेषित व्यक्ति अपराध के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है दुष्प्रेषण के साथ में है और चौथा जो है ये आपका क्या है, ये इसके साथ सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, असत्य कथन इंगित कीजिए, ठीक है, अपराध का दुष्प्रेषण दंडनीय है, ये सही स्टेटमेंट है। अगला है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दुष्प्रेषण नहीं दिया जा सकता, ये भी सही है। और उकसाने द्वारा दुष्प्रेषण में यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेषित अपराध किया गया हो, तो सी भी सही है। यहाँ पे डी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ स को पीटने के लिए ब को उकसाता है, तत्पश्चात अ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है, अ दोषी है। अब देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, अ ब स, ठीक है, स इसमें से पिट रहा है। अब अ जो है एक इंसान है, ये क्या कर रहा है, ब से कह रहा है कि जाओ तुम स को पीटो, ठीक है। ब जो है स अ के बहकावे में आकर के स को पीट रहा है। फिर कुछ देर बाद जो है अ जो है जहाँ पे ब स को पीट रहा था वहाँ पे पहुँच जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन ये कि अ दोषी है, तो अ जो होगा ये आईपीसी की धारा
14 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है क ख को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, किंतु ख ने ग को मार डाला। ठीक है, मान लो कोई बंदा है, 3 बंदे हैं, जिसमें से एक बंदा क्या कर रहा है, दूसरे बंदे से कह रहा है कि तुम तीसरे बंदे को क्या करो, चोट पहुंचाओ, घायल कर दो, एक्सीडेंट कर दो, चोट आ जाए, सर फूट जाए, हाथ पैर टूट जाए। ठीक है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो इस तरीके से तीसरे बंदे पे वार करता है कि उसका जो है क्या हो जाता है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ख ने ग को मार डाला, तो यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे अपराध घटित हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हत्या का दुष्प्रेषण करने का दोषी हो जाएगा। क जो होगा वो क्या होगा, हत्या का दुष्प्रेषण, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पे तुमने क जो है उसी ने तो प्रेरित किया ख को कि जाओ तुम उसको चोट पहुंचाओ। अगर वो नहीं कहता तो वो उसको चोट नहीं पहुंचाता या फिर जो भी होता, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर डाला गया है, जो उकसाने का कार्य किया गया है, क के द्वारा किया गया है, इसलिए क जो होगा दुष्प्रेषण का, हत्या के अपराध के दुष्प्रेषण का क्या होगा, भागीदार होगा, अपराधी होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अ को स की हत्या करने के लिए उकसाता है, इस तरह उकसाए जाने पर स का भेदन करता है, जख्म ठीक हो जाता है, और निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, हत्या का दुष्प्रेरण। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर किसी के बहकावे में आकर के क्या कर रहा है, हत्या करने का या किसी को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, तो वो दुष्प्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब जो है अ को कहता है कि स की हत्या कर दो तुम। ठीक है, और अ जो है हत्या करने के लिए चला भी जाता है, लेकिन वो जिस तरीके से उसको चोट पहुंचाता है उससे वो मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती है, कुछ दिनों के इलाज के बाद वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो मरा नहीं, तो यहाँ पे हत्या हुआ नहीं, लेकिन हत्या का क्या किया गया है, हत्या का प्रयास तो किया गया है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर तो है, यानी कि उसने अपराध तो किया, तो अपराध किया तो अब उसे दंड तो मिलेगा ही, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हत्या के दुष्प्रेषण के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक भीड़ क पर घातक शस्त्र से हमला करती है, क अपने बचाव में गोली चलाता है, गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में जो क है वो किस प्रकार का अपराधी होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी है, ठीक, कभी कभी देखते हैं कि एक आम इंसान पे भी भीड़ कभी क्या हो जाती है, बेकाबू हो जाती है, आम इंसान को पीट करके बेवजह मार डालती है। ठीक है, तो ऐसी ही सिचुएशन है किसी क के साथ में। क जो है रोड पे जा रहा है या कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, अब उसको क्या है, कुछ लोगों ने यानी कि भीड़ ने क्या किया, उसको मारना शुरू कर दिया। अब जब उसको मारना शुरू कर दिया तो क ने उसका क्या किया, विरोध किया, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं माने। उसके पास में क्या थी, बंदूक थी, उसने क्या किया, अपने बंदूक से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और गलती से किसी बच्चे को जा करके वो गोली जो है लग गई। अब गोली लगने के कारण उस बालक की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी जान की रक्षा करने की वजह से शस्त्र उठा रहा है, तो यहाँ पे उसके द्वारा किसी भी प्रकार का क्या किया गया है, अपराध नहीं किया गया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है विधि विरुद्ध जमाव के लिए। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 लोगों का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजद्रोह के रूप में दंडनीय कौन सा है। लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार आज्ञानुवर्तन समाप्त करने को प्रेरित करना जो होता है, ये राजद्रोह के रूप में दंडनीय होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव के द्वारा उस जमाव के समय सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा, तो ये क्या होगा, बलवा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है,
अ अपनी पत्नी को पीटता है जो जमीन पर अचेत होकर गिर जाती है। अ उसे मृत समझकर छत की बीम से लटका देता है, लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अ निम्न अपराध किया। यहाँ पे देखिए अ जो है अपनी पत्नी को पहले पीट रहा है, पीटने से उसकी पत्नी बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के बाद उसको डर हो गया कि मैंने इसे पीट दिया, ये मर गई तो अब मुझे सज़ा मिलेगी। तो वो अपने अपराध को छिपाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को उसका सुसाइड मतलब कि उसको सुसाइड का रूप देने की कोशिश कर रहा है। तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी को फंदे से लटका करके छत में टांग दिया कि मैं बोल दूंगा कि भाई इसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अ जो है किस प्रकार का अपराध कर रहा है ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिसमें गंभीर उपहति हुई है, यानी कि गंभीर हानि हुई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। धारा 304A आईपीसी संबंधित है। तो धारा 304A जो है ये आईपीसी की 304A धारा जो संबंधित है वो संबंधित है जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे के हत्या हो जाए। यानी कि यहाँ पे सावधानी से कार्य नहीं किया जा रहा है, असावधानी से कार्य किया जा रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग रोड पे चाहते नहीं है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई जानबूझ करके किसी का एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं, इतना तेज़ ड्राइविंग करते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाला रोड क्रॉस नहीं कर पाता, या किसी भी कारण हम क्या करते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं, गाड़ी पे जो हमारा नियंत्रण होता है उसको खो देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरों को क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बिना इरादे के हत्या हो जाए अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, धारा 304A लगती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, चोरी का आवश्यक तत्व क्या नहीं है, संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है, हर प्रकार की संपत्ति चोरी नहीं की जा सकती। जैसे खेत हो गया, तो क्या खेत चोरी किया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब चल और अचल संपत्तियां अलग होती हैं, सभी प्रकार की संपत्तियों का चोरी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये क्या है, सही स्टेटमेंट इसका नहीं है। सी जो है इसका सही आंसर नहीं होगा, मतलब इसका आंसर होगा और ये इसका आवश्यक तत्व तो नहीं होगा। यहाँ पे बाकी जो दिए हैं उसको देख लेते हैं। दूसरे की संपत्ति बेईमानी से आश्रय लेना ये चोरी कहलाता है। संपत्ति जो होनी चाहिए चल होनी चाहिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप उसे ले जा सके, जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी। ठीक है, संपत्ति दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए, यानी कि ऐसी संपत्ति हो जो दूसरे के कब्जे में हो और आप उसे क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चोरी का आवश्यक तत्व हो सकता है। बाकी जो सी है ये इसका चोरी का आवश्यक तत्व नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी? जिसका कब्जा छल द्वारा प्राप्त हुआ हो वो क्या है, चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्तौल दिखाता है, बी के बटुए की मांग करता है, इसके परिणाम स्वरूप बी अपना बटुआ देता है। ए ने अपराध किया, तो ए क्या कर रहा है, बंदूक दिखा करके बी को लूटने की कोशिश कर रहा है, लूट होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आईपीसी का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इसका पार्ट 1 आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को हो सकता है कल देखने को मिले, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपका करंट अफेयर का सेशन जो चल रहा है वो चलते रहेगा, उसको भी आप लोग देखते रहिए ताकि आपके एग्जाम में आपकी अच्छी रैंकिंग हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।